ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आप लोगों से एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। तो पूरा ध्यान यहाँ पे रखना, एंजाइम्स क्या होते हैं। देखो आज छोटे छोटे टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि एंजाइम्स कंप्लीट कर देंगे हम लोग एंड उसके बाद हम लोग विटामिन्स को भी कंप्लीट कर देंगे आज। विटामिन को भी आज कंप्लीट कर देते हैं एंड थोड़ा बहुत जो हार्मोन्स का डिस्कशन है, हार्मोन्स पे उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ओके एंड जो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा वो पर्टिकुलरली न्यूक्लिक एसिड पे बनाऊंगा, डीएनए आरएनए पे बनाऊंगा। तो 2 सेशन मैक्सिमम, इसके बाद जो इसका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं चलो आज के सेशन की। ऑल डी स्टूडेंट्स फटाफट से अपने हेडफोन ले लो, अपना कॉपी ले लो, अपना नोटबुक ले लो एंड शुरुआत करते हैं एंजाइम्स के। तो सबसे पहली बात ये आती है दिमाग में कि एंजाइम्स होते क्या है। तो ध्यान रखना, जो एंजाइम्स है बच्चों वो एक टाइप का बायोकैटालिस्ट है, वो एक टाइप का बायोकैटालिस्ट है। ये आप लोग ध्यान रखना। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो एक तरीके के बायोकैटालिस्ट होते हैं। अब कैटालिस्ट का जो काम होता है वो क्या होता है? इट रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, ये उसका मेन फंक्शन होता है। जो कैटालिस्ट होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन का कैटालिस्ट होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन का कैटालिस्ट काम क्या करता है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन का कैटालिस्ट काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग A to B रिएक्शन कर रहे थे, A आपका रिएजेंट है एंड B आपका प्रोडक्ट है। आपने कुछ रिएक्शन किया, A कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। अगर आपने कैटालिस्ट यूज नहीं किया, विदाउट यूज ऑफ कैटालिस्ट, अगर आपने कैटालिस्ट का यूज नहीं किया, मतलब कि विदाउट यूज ऑफ कैटालिस्ट क्या होगा? ये रिएक्शन मान लीजिए, एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, यहाँ पे मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा था करीबन 2 घंटे में। ओके, अब जब आप लोगों ने इसके अंदर कैटालिस्ट डाला, A to B वाला रिएक्शन है, अब आपने क्या डाला यहाँ पे? अब आपने डाला यहाँ पे कैटालिस्ट। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे कैटालिस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप एक यहाँ पे चेंज देखोगे, टाइम का जो चेंज आएगा वो हो गया शायद 20 मिनट्स। तो आप खुद से दिमाग लगाओ, जो रिएजेंट प्रोडक्ट में 2 घंटे में जा रहा था विदाउट यूज ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस की वजह से वो 20 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ? कैटालिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, मतलब आपको प्रोडक्ट आसानी से जल्दी मिलती है। ओके, अब बायोकैटालिस्ट मतलब कि उस टाइप के कैटालिस्ट जो हमारी बायोकेमिस्ट्री, हमारी बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री चल रही है, मतलब कि ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हो रही है। जैसे कि हमने कोई फूड लिया तो फूड डाइजेस्ट हुआ, बॉडी के ब्रेन में चल रही हुई सब न्यूक्लियर रिएक्शन, सही मतलब कि वो जो न्यूक्लिक रिएक्शंस है, ये सब हमारी बॉडी के अंदर चल रही जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है ना, वो सब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का एक केमिस्ट्री है, उसे बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री। इससे आप सब लोग जानते हैं। अब ये बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले कैटालिस्ट को बोला जाता है बायोकैटालिस्ट एंड उस बायोकैटालिस्ट का एक स्पेसिफिक नाम है एंजाइम्स। तो अगर आप शॉर्ट से बताना चाहो, एकदम सिंपलीफाई करके, तो आप ऐसा बता सकते हो कि जितनी भी रिएक्शन हमारी बॉडी के भीतर चलती है, वो सब रिएक्शन को कम टाइम पीरियड में कंप्लीट करने के लिए हमें कैटालिस्ट चाहिए होता है। एंड ये स्टूडेंट्स, उसी कैटालिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स या बायोकैटालिस्ट। पहले तो आपको वर्ड समझना है।
अब जो आप लोगों ने एंजाइम्स को समझ लिया अभी, ओके। तो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, वो ध्यान रखना, एंजाइम्स हर केमिकल रिएक्शन के लिए इज very specific for each biochemical reaction. क्या मतलब हुआ बच्चों इसका मतलब हुआ कि जो बायोकैटालिस्ट होते हैं या फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई प्रोसेस चल रही है डाइजेशन की, सही है? तो डाइजेशन में जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम दूसरी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में मान लीजिए जो डाइजेशन की प्रोसीजर चल रही है उसके अंदर जो एंजाइम यूज होगा, बेसिकली पेप्सिन यूज होता है, तो वो जो पेप्सिन रिलीज हुआ, पेप्सिन जो यूज हो रहा था वो और किसी केमिकल रिएक्शन के लिए यूज नहीं हो पाएगा, ओके? और कोई बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए वो यूज नहीं हो पाएगा। सो बहुत आसान तरीका है, देखो, इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच बायोकेमिकल रिएक्शन। सब बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत स्पेसिफिक है। एंड इसका नाम कैसे रखते हैं? जो भी एंजाइम्स होते हैं ना, उसके नेम में आपको एंड में मतलब सफिक्स मिलेगा, उसके नेम में एंड में एक सफिक्स मिलेगा, वो सफिक्स होता है ASE। क्या होता है सफिक्स? जनरली ASE। अब कैसे नाम दिए जाते हैं? मान लीजिए ये माल्टोज, ये है माल्टोज। अब आप जैसे जानते हो कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। अगर आप लोगों ने माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलेगा। अभी मैंने जो केमिकल रिएक्शन लिखा ना यहाँ पे, ये एग्जैक्टली एक बायोकेमिस्ट्री का ही रिएक्शन है, पर यहाँ पे मैंने कैटालिस्ट यूज नहीं किया। अगर कैटालिस्ट यूज नहीं किया तो ये रिएक्शन बहुत लंबे टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। अगर मैंने यहाँ पे माल्टेज को यूज किया, माल्टेज ये एक एंजाइम है। माल्टेज क्या है बच्चों? माल्टेज एक एंजाइम है। अगर मैंने माल्टेज को यूज किया तो बहुत आसान तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्जन मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखो, माल्टोज को हाइड्रोलाइज करवाने से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे अगर आपने माल्टेज यूज किया। तो ध्यान से देखो, माल्टोज के लिए जो यूज हो रहा था उसके बेसिस पे इसका नाम क्या दिया गया? माल्टेज। एंजाइम जो होते हैं ना बच्चों, एंजाइम बेसिकली एक टाइप्स के प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम्स एक टाइप के क्या होते हैं? जनरली वो एक टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा बेसिक, वो उसका काम करने का तरीका भी समझाऊंगा, पर इसका जो नाम होता है तो नाम एक तो रखा जाता है कि वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, सही है? तो उसका नेमिंग सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? ऑन विच सबस्ट्रेट इट वर्क। वो किस सबस्ट्रेट के लिए काम कर रहा था? यहाँ पे माल्टोज के लिए काम कर रहा था तो हमने माल्टेज नाम दिया, सही है? अगर वो और किसी के लिए काम कर रहा होता तो उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता। हमारे एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल दिया गया है, इसे ही याद रखो, बहुत आसान तरीके से पूरा कांसेप्ट रेडी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। कई बार वैसा भी होता है, मान लीजिए कि मेरे पास ऑक्सीडो रिडक्टस नाम का एक एंजाइम है, इस नाम का एक एंजाइम है। अब देखना दोस्तों, इस नाम का जो एंजाइम है इसका बेसिक यूज क्या है? तो ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा कोई एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करवाएगा, उसके बाद उसे रिड्यूस भी करवाएगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस करेगा। मतलब कि कई बार
एंजाइम्स के नाम जो होते हैं वो उसकी वर्किंग प्रोसेस के बेसिस पर भी दिए जाते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीडेटिव रिडक्टेंस है ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टर मतलब रिडक्शन साइमल्टेनियस करवा सकता है, उस हिसाब से उसको नाम दिया गया ऑक्सीडेटिव रिडक्टेंस। आई एम श्योर आप लोगों को पूरा एंजाइम्स वाला जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम्स काम कैसे करते हैं इसके बारे में डिटेल डिस्कशन। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे। जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, पर यहाँ पे जब एंजाइम्स की बात आई है तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से कैसे एंजाइम्स काम करते हैं, एंजाइम्स का वर्किंग प्रोसीजर कैसे होता है। अब ध्यान से देखना, इसको सरफेस केमिस्ट्री में लॉक एंड की मॉडल से समझाया गया है। लॉक एंड की मॉडल से इसे समझाया गया है। अब ये लॉक एंड की मॉडल क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं। अब ध्यान से देखना, ये हो गया लॉक, ओके, ये हो गया लॉक। अपना जो की है, की हो गया बच्चों, की गया अंदर एंड ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। ये जो लॉक है ये लॉक है सबस्ट्रेट। की हो गया एंजाइम, की क्या हो गया, की हो गया एंजाइम। होगा क्या, एंजाइम जाएगा सबस्ट्रेट के पास, एंजाइम घूमा, जैसे ही एंजाइम घूमा लॉक खुल जाएगा, मतलब ऊपर ऐसा रिलीज हुआ नीचे ऐसा रिलीज हुआ, ओके। लॉक खुल गया मतलब आपको सबस्ट्रेट में से 2 प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। बस इस मैकेनिज्म पे काम करता है। बहुत आसान था ना। देखो फिर से एक बार समझ ले, यहाँ पे हुआ क्या, लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, ये होगा हमारा सबस्ट्रेट, हमारा चाबी जो होता है वो की हमारा, वो चाबी हमारा होगा क्या, वो चाबी हमारा होगा एंजाइम। एंजाइम गया, एंजाइम को घुमाया, जैसे एंजाइम को घुमाया सबस्ट्रेट रिलीज हो गया, सबस्ट्रेट रिलीज हुआ तो 2 प्रोडक्ट मिल गए, बात खत्म। इस हिसाब से एंजाइम्स काम करते हैं, ओके। अब दूसरी एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये बहुत असरकारक होते हैं बच्चों, एंजाइम जो होते हैं बहुत ज्यादा असरकारक होते हैं। एंड इस एंजाइम्स को अच्छे से काम करने के लिए, इस एंजाइम्स को अच्छे से काम करने के लिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो इसे प्रमोट करे। एंड उस प्रमोशन, वो प्रमोटर्स को बच्चों बोला जाता है विटामिन्स। तो विटामिन्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीन छोड़ दो जल्दी से। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों विटामिन्स पे। अब ये विटामिन्स होते क्या है एग्जैक्टली, विटामिन, विटामिन आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहोगे दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम की बात थी ना, तो एंशिएंट टाइम में वाइटल प्लस अमाइन, ये दोनों वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनाया गया था विटामिन। एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में ये वर्ड बनाया गया वाइटल प्लस अमाइन। वाइटल मतलब वैसी चीज जिसके बिना आप बॉडी का जो बायोकेमिस्ट्री है उसे कभी ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो उस टाइप का कंपाउंड्स उसे वाइटल कंपाउंड बोला जाता है, क्लियर। तो अब ध्यान रखना, वाइटल प्लस अमाइन जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम था बच्चों, एंशिएंट टाइम में हुआ क्या, तो एंशिएंट टाइम में कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों ने देखा, चेक किया, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अब कुछ ऐसे कंपाउंड वहां पे मिले कि जिसके अंदर अमाइंस आ रहे थे एंड वो टाइप के कंपाउंड्स को विटामिन बोला गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के फंक्शंस के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से कई सारे डिजीज भी हमको फेस करने पड़ते हैं, पर ये एंशिएंट टाइप की डेफिनेशन थी। एंशिएंट टाइप के साइंटिस्ट मान रहे थे कि भाई जो सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीज है बॉडी के अंदर वो वाइटल, उसके अंदर अमाइंस पाए गए, उसके वजह उसको नाम दिया गया विटामिन। पर जब रिसेंट स्टडी हुआ तो रिसेंट स्टडी में ऐसा प्रूव हुआ है कि हर कोई विटामिन में अमाइंस नहीं भी होता।
मतलब वैसे बहुत सारे विटामिन हैं कि जहां पे अमाइंस नहीं होता, इस वजह से जो नया डेफिनेशन आया वहां से ई को ड्रॉप किया गया एंड नया नाम विटामिन रखा गया। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि विटामिन नाम कहां से आया, किस तरह से ये नाम रखा गया। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों, इस पे फोकस करना, ध्यान रखना। अब जो विटामिन होते हैं, विटामिन को बताने के लिए, उसे समझाने के लिए विटामिन का जो नोमेनक्लेचर है वो एग्जैक्टली विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, मतलब अल्फाबेट से उससे इंडिकेट किया जाता है विटामिन एच। इस एबीसीडी का जो अल्फाबेट से उससे विटामिन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो विटामिन बच्चों होते हैं ना, वो विटामिन बेसिकली दो तरीके से आते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। कितने टाइप के बच्चों विटामिन होते हैं? विटामिन होते हैं बेसिकली दो तरीके से, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का जो स्टोरेज होगा वो होगा फैट टिश्यूज में, बॉडी के फैट टिश्यूज में ये स्टोर होते हैं। एंड वाटर सॉल्युबल जो होगा वो हर रोज यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। मतलब आपको ये वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करने पड़ेंगे, ये डेली बेसिस से कंज्यूम करने पड़ेगी। ओके, चलो फटाफट से मैं आप लोगों को उसका इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। तो फैट सॉल्युबल में ध्यान रखना ए, ई, के, डी, ये चारों के चार होते हैं फैट सॉल्युबल। मतलब विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, ये चारों के चार फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर ये विटामिन बॉडी में गए तो ये फैट टिश्यूज में जाके वहां पे जाके ये स्टोर हो जाएंगे। ओके, पर जो वाटर सॉल्युबल है वो आएगी बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ये जो बी एंड सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये दोनों आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा। मतलब विटामिन सी एग्जैक्टली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो कोरोना का सब चल रहा है ना, उसके मुताबिक ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ध्यान रखना, विटामिन सी इज वेरी यूजफुल टू डेवलप योर इम्यूनिटी। तो आपको इसको डेली बेसिस से कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये मतलब विटामिन कहां से, किस फूड से आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, उसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी निकाल के बच्चों एक बार टेबल नंबर 12.3 देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी निकाल के टेबल नंबर 12.3 एक बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से कई बार बच्चों डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पूरा टेबल में यहाँ पे ड्रॉ करके वही चीजें बोलूंगा तो वो सारी इन्फॉर्मेटिव है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक बार जाके देखो किसके डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम का एक डिसीज होता है। ओके, मैंने अभी बताया कि इसकी डेफिशिएंसी से रिसेंट स्टडी में ऐसा पाया गया कि इसकी डेफिशिएंसी से इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। मतलब विटामिन सी को रेगुलर बेसिस से कंज्यूम करो। तो ये सबसे ज्यादा कहां से मिलेगी? ये सबसे ज्यादा मिलेगी आपको साइट्रस फ्रूट से। जो साइट्रस फैमिली के फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, वहां से आपको विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी का दूसरा एक सबसे बढ़िया सोर्स होता है कैप्सिक, ग्रीन कैप्सिक, वहां से सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। तो ये जैसे कि आप जानते हो विटामिन डी इज वेरी यूजफुल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, विटामिन ए का आपको बॉडी में अगर कमी हो गया तो आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो देखो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वहां से कई बार एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो विटामिन का डेफिनेशन क्या बन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा ना कि विटामिन का डेफिनेशन क्या बनेगा सर। तो ध्यान रखना, विटामिन का डेफिनेशन बनता है
उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको डेली डाइट से कंपलसरी लेने पड़ेंगे आपकी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, उस डेली बेसिस में डाइटरी कंपाउंड्स को बोला जाता है विटामिन। ध्यान रखना। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो विटामिन B12 है, B12 कॉम्प्लेक्स, उसे बोला जाता है साइनोकोबालामाइन। B12 को बोला जाता है साइनोकोबालामाइन। तो ये एक चीज याद रखना कि इसके बेसिस पे एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई एम श्योर आपको अभी याद रहेगा। तो इसके साथ ही हमारा विटामिन वाला पूरा टॉपिक, विटामिन पे जितना भी टॉपिक आज बनता था वो हमने कंप्लीट कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज एनसीईआरटी से टेबल नंबर 12.3 देखो एंड वो एनसीईआरटी से टेबल नंबर 12.3 अपनी बुक में एक बार नोट डाउन कर लो। तो इसके साथ विटामिन्स कंप्लीट हुआ, एंजाइम्स कंप्लीट हुआ। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स। ओके, अब जब हार्मोन्स की बात आती है तो बायो के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो लोग बहुत डिटेल्स में ये सारी चीजें जानते हैं। एक्चुअली हमारे जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल चैप्टर, वहां पे हार्मोन्स सबसे लास्ट में दिया जाता है। सही है, अगर आप देखोगे तो विटामिन के बाद न्यूक्लिक एसिड दिया गया है। मैंने अभी बताया न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ओके, तो क्योंकि वो एक कंप्लीट लेक्चर हम लोग स्ट्रेस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। एंड हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स के बारे में ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव चीज है। चैप्टर का लास्ट पोर्शन हार्मोन्स। देखो, हार्मोन्स के बारे में थोड़ी चीजें जो इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान रखना। ये जहां से प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट ग्लैंड्स होती है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो टाइप की ग्लैंड्स में से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए बच्चों, वो हार्मोन्स वाया ब्लड, वो हार्मोन्स वाया ब्लड बॉडी में जाते हैं। मतलब कि उनको ले जाने के लिए कोई स्पेसिफिक बॉडी में सिस्टम नहीं है। मतलब हाइपोथैलेमस से या पिट्यूटरी से या फिर थायराइड से जो पर्टिकुलर हार्मोन्स डेवलप हुआ, वो हार्मोन्स वाया ब्लड बॉडी में जाएगा, वहां से वो सेल तक जाएगा, वहां से वो काम करेगा। एंड देखो, आप जब बुक निकाल के देखोगे तो लास्ट पोर्शन में ये पूरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड वहां पे आप देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ सारी चीजों का शॉर्ट में। जैसे कि अगर आपने थायरॉक्सिन की बात की, थायरॉक्सिन थायराइड से प्रोड्यूस होता है। थायराइड का जो लोकेशन होता है वो वोकल कॉर्ड में बिल्कुल नीचे होता है। सही है, वहां से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन आयोडीन की प्रेजेंस में बहुत अच्छा काम कर पाएगा, तो ध्यान रखना। इसीलिए बोला जाता है अगर बॉडी में आयोडीन का कमी हो गया तो थायरॉक्सिन इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर थायरॉक्सिन इम्बैलेंस हो गया तो या फिर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या फिर वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब आपका BMI जो है वो शायद बढ़ जाएगा या फिर अंडरवेट हो जाओगे। तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। उसके बाद जो सबसे बड़े हार्मोन्स है बॉडी के लिए, उसमें एक एड्रेनालिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बॉडी के लिए। एड्रेनालिन आपको डर का फील करवाता है। मान लीजिए आपने कहीं से जंप लगाया, लगाना नहीं है भैया, अगर आपने जंप लगाया तो जंप लगाते वक्त बॉडी आपको जो हार्मोन रिलीज करेगी ना वो होगा एड्रेनालिन। एक्चुअली वो एक्साइटमेंट भी फील करवाता है। कई बार मरते हुए जो पर्सन है उसे एड्रेनालिन का इंजेक्शन दिया जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि शायद वो बच जाए। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें। उसके बाद सेक्सुअल हार्मोन्स की जब बात आती है तो टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों मेल कैरेक्टरिस्टिक या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। ये सारी चीजें बच्चों आप लोग पढ़ के आए हो ऑलरेडी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, वो सेंटेंस में भी पढ़ा है। एंड एक बार जाके हार्मोन वाला लास्ट छोटा सा पैराग्राफ है ना, वो एक बार शांति से देख लेना। वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिए गए, कोई केमिस्ट्री का नाम नहीं दिया गया, बस छोटी छोटी बातें की गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। तो एक बार देख लेना। ओके, तो इसके साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों
आज हमारा जो कंसेप्ट था एंजाइम्स, विटामिन एंड हार्मोन्स, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर? सो योर नेक्स्ट लेक्चर इज बेसिकली फॉर द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूँ। बस फटाफट से आज का जितना भी कंसेप्ट पढ़े हो उसे एक बार रिवीजन लगाना, देख लेना, लेक्चर को कमेंट करना, शेयर करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी करना, दोनों हेल्प करता है। थैंक यू। जो बच्चे लाइक करते हैं वो तो हेल्प करते ही है, जो डिसलाइक करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि वो एग्जैक्टली रेटिंग बढ़ाने में तो आप हेल्प कर ही रहो ना, कंट्रोवर्सी भी रेटिंग तो बढ़ेगा ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम। फटाफट से रिवाइज करवाता हूं। एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट होते हैं, जैसे कि माल्टेज, जैसे कि ऑक्सीडेटिव, उसके बाद विटामिन में दो टाइप आया, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल ये डेली बेसिस से लेना पड़ेगा, ये फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। AEKD याद रखना, यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी याद रखना। ओके, हार्मोन्स का बात है, मतलब छोटी छोटी चीजें थी। आई एम श्योर आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया जाते वक्त के हम लोग टेबल का आप लोग एक बार देख लेना, टेबल देख लेना। मैं आपसे टेबल का थोड़ा डिस्कशन करवा रहा हूँ, वो एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आएंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में जाके टेबल नंबर 14.3 12.3 नहीं आएगा, 12 नंबर वाला इसका अंदर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो 14.3 नंबर का टेबल मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार एनसीईआरटी से। टेबल नंबर 14.3 बच्चों, सही है, टेबल नंबर 14.3 ये एक बार देख लेना। मैं आपसे यहाँ से फटाफट से डिस्कस करवा देता हूँ। आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक लेके बैठ जाओ, पूरा इंफॉर्मेटिव सेक्शन है तो देख लेते हैं फटाफट से। जो विटामिन ए दिया गया है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। विटामिन ए, उसका सोर्स देखो, सोर्स क्या है? वो सोर्स है फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। यहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा। उसके डेफिशिएंसी से ज़ेरोप्लाज्मेट, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ, मतलब के आईज रिलेटेड डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट वो है बच्चों विटामिन बी, विटामिन B1। अगर विटामिन B1 की बात आती है तो उसे बोला जाता है थायमाइन, सही है। उसका बाद दिया गया है B2, B2 को बोला जाता है राइबोफ्लेविन, B2 को बोला जाता है बच्चों राइबोफ्लेविन। उसके बाद आएगा B6 पेरिडोक्सिन, उसे बोला जाता है पेरिडोक्सिन। उसके बाद आएगा C को बोला जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बच्चों ध्यान रखना। जैसे अगर आप देखोगे कि B1 का सोर्स तो यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड cereals, राइट। B2 का देखोगे तो मिल्क, एग व्हाइट, लिवर एंड किडनी। B6 का सोर्स देखोगे तो यीस्ट, मिल्क, एग यॉक, cereals एंड ग्रैम्स। सो एक चीज मैं आप लोगों से क्लियरली बता देता हूं बच्चों, ये ध्यान रखना, मिल्क एंड एग जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स को कैरी करते हैं, प्लस दे आल्सो कैरी सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन। सो इसे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आएगा विटामिन डी, उसके बाद आएगा विटामिन ई, विटामिन के। अब देखो सबके सोर्स एंड जो सबके डेफिशिएंसी से डिसीज दिए गए हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो विटामिन डी, रिकेट्स वो याद रखना, ऑस्टियोमेलाइसिस ये भी याद रखना। ओके, वो सारी चीजें एक बार आपको टिक कर दो अपनी बुक में, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कि सर ये याद नहीं रहेगा। तो टेबल को एटलीस्ट 2 बार देखो। जैसे कि B2 का सोर्स देखा, B12 का सोर्स है मीट, फिश, एग एंड कर्ड। सो प्रिंसिसियस एनीमिया, आरबीसी की डेफिशिएंसी, जो रेड ब्लड सेल है उसकी डेफिशिएंसी, मतलब हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी अगर B12 बॉडी में कम है। तो अगर B12 कम है तो हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी कंफर्म हो जाएगी। ओके, उसके बाद विटामिन सी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था साइट्रस फ्रूट्स,
उसके बाद विटामिन डी एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब जब हम सनलाइट में जाते हैं तो विटामिन डी बॉडी खुद ना को डेवलप करने लगता है एंड वो विटामिन डी यूज होता है बोन में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन्स के जो डिफरेंट डिसीज है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। विटामिन ए बहुत स्पेसिफिक है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ये याद रखना विटामिन ई जो स्पेसिफिकली है वो वेज ऑयल से आता है। मतलब जितने भी वेजिटेबल ऑयल है जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट जर्म ऑयल, वहां से आपको विटामिन ई मिलेगा। ये कभी भी आपको नॉनवेज प्रोडक्ट से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एंड ये इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ आरसीबी एंड मस्कुलर वीकनेस। अगर विटामिन ई बॉडी में नहीं होगा तो आपको बहुत जल्दी वीकनेस फील होगी। मतलब कि जो वेज ऑयल होते हैं उससे आपको विटामिन ई मिलता है, तो ध्यान रखना ये चीज। विटामिन के की जब बात आती है तो विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, इससे ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो होगा है वो रिड्यूस होगा। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखना। मैंने फिर से बता रहा हूं बच्चों, मैंने ये टेबल इसलिए रिवाइज करवा दिया क्योंकि अगर आप लोगों ने टेबल नहीं देखा तो वो टेबल 12.3 नहीं है, तो टेबल नंबर 14.3 है, तो ध्यान रखना। अगर टेबल रिवाइज नहीं किया ना तो यहाँ से कंफर्म एक एमसीक्यू यहाँ से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार अभी चलो डिस्कस कर देते हैं। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू राइट दिस थिंग। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने अभी बताया न्यूक्लिक एसिड का हम लोग डिस्कस करेंगे।